हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास की फिजिक्स क्लास में। और हमने लास्ट टाइम बायट-सैवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप किया था। और वहां से हमने ये भी चीज देखी थी कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जब भी कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल भी राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स का कर्वेचर, राइट हैंड की फिंगर्स का कर्वेचर करंट की ही सेंस में हो तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा सेंटर पे। तो जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो सेंटर पे फील्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसी लूप को जब बैक साइड से देखते हैं तो करंट हमें अपोजिट सेंस में अपीयर होगा, यानी कि इस तरह से अपीयर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे फेस पे आउटसाइड और इस फेस पे इनसाइड। तो इनसाइड जाता है किसमें? साउथ में। और आउटसाइड आता है किसमें? नॉर्थ में। तो इस तरह से एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और उसका डाइपोल मोमेंट का भी मैंने बताया था कि वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। और इसका यूनिट था एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में बताया था कि कैसे बिहेव करता है एज ए डाइपोल। तो चलिए बायट-सैवर्ट्स लॉ की हम नेक्स्ट एप्लीकेशन और करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, वैसे तो सेंटर पे हमने कल निकाला था स्पेशल केस लेके, लेकिन वैसे कई बार सीधा पूछ लेता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जो कल हमने किया था वो था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, और उसका स्पेशल केस x0 करके सेंटर पे निकाला था ना। लेकिन है सेम वही फॉर्मूला आएगा। कई बार सिंपल ये पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे हमें निकालना है। तो ये जैसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें मान लीजिए इस तरह से I करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर लूप में, और R मान लीजिए इसका क्या है? रेडियस। सो लेट R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप and I is the electric current flowing in loop। अब हम बायट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। बायट-सैवर्ट्स लॉ स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है, तो हम इसका एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे। जैसे हमने ये एक स्मॉल पार्ट ले लिया सर्कमफ्रेंस के अलोंग, सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक स्मॉल पार्ट ले लिया dl, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट। ये जो हमने dl लिया है इसकी सर्कमफ्रेंस पे करंट एलिमेंट आइडियल जो लिया है इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। और हमें सेंटर पे फील्ड निकालना है ना, सेंटर पे फील्ड निकालना, तो ये r, तो ये dl और ये r कितना एंगल होता है? ये 90। तो थीटा तो 90 आ जाएगा। dl और r के बीच का एंगल कितना है? 90, तो थीटा 90। सो कंसीडर आइडियल, ये स्मॉल करंट एलिमेंट along the टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग। ओके, तो टेंजेंट के अलोंग ये आइडियल है, तो थीटा कितना हो गया? सो थीटा इज 90। सो यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका मैग्नीट्यूड, इसके कारण जो यहाँ पे डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। सो डीबी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन 90 1। अब पूरे लूप का निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन करेंगे dB, तो इसका इंटीग्रेशन तो b हो जाएगा, और इस साइड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट
सिर्फ डीएल बचेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट। डीएल इस सर्कुलर लूप की स्मॉल सरकमफ्रेंस है। डीएल जो है इसके सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का तो टोटल सरकमफ्रेंस आ जाएगी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर, ये पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन 4 पाई आर, ये एक आर कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन 4 पाई आर। अब देखिए ये जो मैं कल भी बता रहा था आपको कि हम 2 पाई को पाई से कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, इसकी दो वजह है। नंबर एक, हमें दिया हुआ है यहां पर सर्कुलर लूप, पूरा सर्कुलर लूप है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। मैंने 2 पाई से पाई को काटा भी नहीं, बल्कि काटा भी नहीं, और 2 पाई को मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो कोई ना कोई इसका सिग्निफिकेंस होगा तभी रखा है ना। तो देखिए एक तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हम सीधी वैल्यू रख सकते हैं, यदि कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सीधी सीधी वैल्यू ये रख देंगे, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, ठीक है। दूसरा कि कई बार हमें सर्कुलर लूप पूरा नहीं दे रखा, सेमी सर्कुलर लूप दे रखा हो, ऐसे है यूं, ये सेमी सर्कुलर लूप है आर रेडियस का, ये सेंटर है आर रेडियस का। यदि इसका फील्ड निकालना हो तो सेंटर पे मान लीजिए ये कोई सेमी सर्कुलर लूप है इस तरह से, और हमें इसका फील्ड निकालना है सेंटर पे, तो कुछ नहीं करना आपको, ये पूरा लूप सेंटर पे 2 पाई का एंगल बनाता है ना, इसलिए हमने 2 पाई लिया हुआ है। सेमी सर्कुलर लूप सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, पाई, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन आर, ऐसे करेंगे। सेमी सर्कुलर है, मान लो कोई पूरा सेमी सर्कुलर भी नहीं है, कोई आर्क है, जैसे ये कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क है, और ये रेडियस है इसकी सर्कुलर आर्क की, ठीक। अब पूछे कि ये बताओ कितना इसका फील्ड कितना होगा सेंटर पे इस आर्क का, तो जो भी ये एंगल होगा ना, ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, तो आप 2 पाई की जगह वही एंगल ले लेंगे। मान लो ये पाई बाई 3 है, पाई बाई 6 है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 है, जो भी है ये एंगल, तो 2 पाई की जगह वही एंगल लेंगे जो एंगल वहां पर है। यहाँ तो पूरा सर्कल था तो इसने 2 पाई बनाया तो 2 पाई, सेमी सर्कल था इसने पाई बनाया तो पाई, ये कोई भी एंगल है मान लो फाई, तो हम क्या लेंगे, फाई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फाई आई अपॉन आर, फाई किस में होना चाहिए, रेडियन में, फाई पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 4, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि राइट हैंड की फिंगर्स का जो कर्वेचर है, जिस सेंस में हम फिंगर को रोटेट कर रहे हैं उस सेंस में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड थंब शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब शो करेगा, यानी कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड अंदर की तरफ। कई न्यूमेरिकल्स होंगे आप देखेंगे, जैसे ये सर्कुलर लूप है इस तरह का, ये तो इसमें क्या फर्क है, इसका प्लेन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है और इसका प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर होगा, ऐसे यूं करंट है ना, तो इस तरह से हथेली तो हमें इसके परपेंडिकुलर ही रखनी प्लेन के, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ। और करंट ऊपर जा रहा होता तो ऊपर की तरफ, ऐसे करंट होता तो ऊपर की तरफ। कई बार ऐसे दे रखा होगा यूं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये ऐसे है ना लूप, सर्कुलर लूप ऐसे, और करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। ऐसे जा रहा है तो इधर होगा। तो आपको डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके लिए आप बने रहे भी।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ये कोई भी स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, ये ओ हमने एक ओरिजिन ले लिया एक तरह से, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे ये कोई पॉइंट पी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमने। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ओरिजिन से जिसे हमने कंसीडर किया है, यहां से एल डिस्टेंस पे, यहां से एल डिस्टेंस पे, एल लेंथ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ के लिए। तो स्मॉल करंट एलिमेंट आई डीएल लेंथ का लिया हमने, ये एल लेंथ पे, और ये आर डिस्टेंस है जहां पे हमें फील्ड निकालना है। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ से पहले इस डीएल का फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे ये एंगल थीटा है जो डीएल की डायरेक्शन, और आर, इसके लिए तो आर ये है ना, जो फॉर्मूले में आर होता है बायट-सैवर्ट्स में, ये आर है और ये डीएल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको आर लिया है ना, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इससे हमने एक्स ले लिया, या इसको ए ले लेते हैं, चलो इसको ए ले लेते हैं और इसको आर ले लेते हैं, ठीक, इसको आर ले लिया हमने ये, ताकि आपको बायट-सैवर्ट्स लॉ में दिक्कत ना आए। तो ये थीटा है जो डीएल और आर के बीच का एंगल है, और ये एंगल फाई है। देखिए ये जो आर है ना, ये आर गया है, ये इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ए है इसके साथ एंगल बना रहा है फाई। तो एक ट्राइंगल बन गई, ये मान लो ओ पी और इसे क्यू मान लेते हैं, ओ पी और ये क्यू, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई। ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है एल और ये है आर, ठीक है। तो पहले हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो लेट आई इज द करंट फ्लोइंग इन वायर, वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम, कहां से, वायर से। सो लेट आइडियल is small current element at distance L from origin O, origin O से, ठीक है। तो चलिए अब सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेट अस कंसीडर थीटा, ये फाई सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शुरू करिए। यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल का, वहां पर वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, यही होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका, इंटीग्रेशन करेंगे डीबी का बी, और इधर देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो है कांस्टेंट, लेकिन डीएल साइन थीटा और आर ये कोई भी कांस्टेंट नहीं है, डीएल तो है ही नहीं, और थीटा की वैल्यू, तो डीएल आप अलग अलग जगह लोगे, मान लो डीएल आपने यहां लिया, आपने यहां लिया, थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है। आर की वैल्यू भी वेरी करेगी, डीएल आपने यहां लिया है तो आर ये है, यहां लोगे तो आर कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये किसमें तीन वेरिएबल है, डीएल भी, थीटा भी और आर भी। अब ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करें, अब हम एक काम करेंगे, इन तीनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आते हैं, और वो होगा फाई, फाई की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसी में आप देखेंगे L अपॉन ए, इस ट्राइंगल में L अपॉन ए, L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एज L बाई ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan फाई, नहीं, तो यहां से L किसके इक्वल हो गया, A tan फाई के, डिफरेंशिएट करोगे तो L का dl, A कांस्टेंट, tan फाई का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई, और फाई का हो गया d फाई, तो dl तो आ गया A सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू d फाई। चलिए उसके बाद है हमारे पास r,
तो इसी ट्राइंगल में आप देखेंगे ए अपॉन आर ऑल्सो ए अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos फाई, इसको बेस एंगल ले रहे हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई आर cos फाई, सो आर इज इक्वल टू ए अपॉन cos फाई, तो आर आ गया ए अपॉन cos फाई। उसके बाद रह गया हमारे पास क्या, थीटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके थ्री एंगल्स का सम 180, ये 90 है तो थीटा प्लस फाई क्या होगा 90। ऑल्सो थीटा प्लस फाई इज 90। दिस इंप्लाइज कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, उधर लेंगे इसको तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर से मिटा देता हूं मैं, तो हमारे पास जो साइन थीटा होगा, अब थीटा क्या हो गया 90 माइनस फाइव, तो साइन थीटा साइन 90 माइनस फाइव और साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है कॉस फाइव। आप देखिए डीएल ए आर और साइन थीटा तीनों को हमने एक वेरिएबल फाई की फॉर्म में ले लिया, फाई की फॉर्म में। अब इंटीग्रेशन करना आसान होगा तो इस इंटीग्रेशन में रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डीएल, डीएल की जगह ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, साइन थीटा की जगह कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ए अपॉन कॉस फाई, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इजी है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, एक ए ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम बाहर ले आएंगे, ए तो कांस्टेंट है यहां पे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई इंटू सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, सीकेंड स्क्वायर फाई कॉस फाई और ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई और सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सीकेंड स्क्वायर फाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है ना। तो क्या रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, आर कहां से आ गया, आर नहीं था बेटा ये, ए और ये रह गया कॉस फाई इंटू डी फाई, और फाई की लिमिट देखो, फाई यहां पे फाई की वैल्यू फाई 1, इस एंड तक फाई 1 बन रहा है और उस एंड तक फाई 2 बन रहा है, तो फाई की जो लिमिट लेंगे माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, माइनस इसलिए रेफरेंस है, इसके नीचे का एंगल माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और cos फाई का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, साइन फाई माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाई 1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्ट्रेट वायर का एट एनी पॉइंट। इसके स्पेशल केसेस है और इसका जो अब हम स्पेशल केस करेंगे मेनली वही यूज होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्ट्रेट वायर का किसी पॉइंट पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, यहाँ पे आई करंट है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस कंडक्टर से, और फाई 1 फाई 2 जो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स, ये एंड और ये एंड जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं फाई 1 फाई 2 वो एंगल्स है। तो हम स्पेशल केसेस लें
तो सबसे पहले हम लेंगे जैसे जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं, जो जिस फॉर्मूले को हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्या, इफ वायर हैज इनफाइनाइट लेंथ, इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, एंड जो पॉइंट है P लाइज वेरी क्लोज टू वायर, मतलब ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है और P पॉइंट बिल्कुल इसके पास है, O के पास, सेंटर के पास, तो इनफाइनाइट हो गया तो O को हम सेंटर ले सकते हैं और P पॉइंट को हम यहां ले आए, बिल्कुल इसके पास यहां ले आए। आप देख रहे हो P पॉइंट जितना पास आएगा φ1 और φ2 दोनों एंगल की वैल्यू बढ़ेगी। P पॉइंट जितना पास आएगा φ1 φ2 की वैल्यू इतनी बढ़ेगी। तो जब P बिल्कुल इसके पास आ जाएगा सेंटर के, तो आप देखेंगे कि φ1 φ2 लगभग 90 हो जाते हैं। सो φ1 एंड φ2 इज नियरली इक्वल टू 90। द P पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सेंटर एंड दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सो φ1 φ2 इज नियरली इक्वल टू 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 अपॉन 4 पाई A, 2 कैंसिल, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा किसी भी स्ट्रेट इनफाइनाइटली लार्ज स्ट्रेट वायर का सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। और इस फॉर्मूले, हालांकि ये डेरिवेशन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमने इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि अगले टॉपिक्स के अंदर यही फॉर्मूला यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते तो आपको पता नहीं चलता कि फॉर्मूला आया कैसे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और नियर द सेंटर कोई पॉइंट है वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये है। और भी स्पेशल केसेस आप कर सकते हैं इसके, कि इस P पॉइंट को इसके एक एंड के पास ले जाइए, कोई से भी एंड के पास, P पॉइंट इस एंड के पास ले जाओ या इस एंड के पास, तो एक एंगल क्या हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 0। तो सेकंड केस हमारा क्या है, सेकंड केस है कि इफ पॉइंट P lies very close to one end, किसी भी एक एंड के पास, जैसे P पॉइंट को हम यहां लेंगे इधर इस एंड के पास, तो ये एंगल जो था φ2 ये तो 0 हो जाएगा भाई, इसके पास गए तो इसका तो एंगल 0 हो जाएगा φ2, और इसका एंगल कितना हो जाएगा लगभग 90। तो जब उस एंड के पास लेके गए तो एक एंगल तो हो जाएगा 90, जब इस पॉइंट के पास लेके जाएंगे तो ये तो 90 हो जाएगा, दूसरा 0, φ2 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 0 प्लस साइन 90, ये 1 है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, मतलब जो सेंटर पे था उसका हाफ हो गया, ये जो सेंटर के पास था ना उसका हाफ नहीं हो गया, सेंटर के पास तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A था, उसका हाफ हो गया ना ये मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड। और इसके अलावा आप कोई भी फाइनाइट लेंथ का लेके कर सकते हैं, उसमें फाइनाइट लेंथ का लेके करेंगे तो वो स्पेशल केस है, वो कैलकुलेशन होगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये आप खुद ट्राई कर लें। खुद ट्राई कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं, कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, L लेंथ का, और ये P पॉइंट है, ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2, है ना, टोटल लेंथ L, सेंटर है ये L/2 तो ये एंगल था φ1 और ये एंगल है φ2। अब क्योंकि ये लेंथ इक्वल है और ये साइड इक्वल, तो एंगल बराबर ही तो होंगे, φ1 और φ2 दोनों क्या होंगे इक्वल। मान लो किसके इक्वल है, फाई के, तो आपने साइन φ1 और साइन φ2 की वैल्यू लिखनी है। तो ये डिस्टेंस तो है a और ये L/2, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये कितना हो गया a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। तो साइन φ1
साइन फाई 1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर l/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, और साइन फाई 2 वो भी सेम इतना ही हो जाएगा, वो वैल्यू रखनी है तो फाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। तो ये आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ के आज हमने 2 एप्लीकेशन किए, एट द सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इन दोनों को आप रिवाइज करें अच्छे से। कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो पूछ लें। और यदि आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही है, लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिट आपको हो रहा है इससे, तो मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू। पसीने मर गए।